हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर सैनिक स्कूल और आरएमएस 9th क्लास। यहाँ ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं आपको करा रही हूँ आरएमएस और आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल साइंस का पोर्शन। ऑलरेडी मैं यहाँ पर अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज के 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 5th पार्ट, और 5th पार्ट में भी मैं आपके लिए वापस से लेके आई हूँ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। यहाँ पर आपको सभी चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि सैनिक में भी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोनों एग्जाम में आपके हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, और जो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर उनमें से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम तक दे दूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लगने वाले हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट बाद में रिग्रेट ना हो, इससे अच्छा है कि आप अपने 24 आवर्स में से सिर्फ 30 मिनट्स आपको निकालना है अपनी वीडियो के लिए, जिससे कि आप इस सेक्शन को तो YouTube से ही कंप्लीट कर सके। इवन फॉर योर ऑल द एग्जाम, इट कैन बी सैनिक, आरएमएस, यूपी सैनिक और यहाँ पर नवोदय, सभी के लिए हमने वीडियोस को यहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप यहाँ से अपने हर सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इट कैन बी इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, रीजनिंग, सभी की सीरीज चली हुई है। तो आपको विदाउट एनी पेमेंट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बस करना क्या है, ज्योमेट्री स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी पार्ट स्किप ना हो। क्योंकि बच्चों डे बाय डे आपके पार्ट्स आते हैं, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आपका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम हम तब प्रिपेयर कर पाते हैं जब हम बिल्कुल एक सीक्वेंस में चले, एक स्केड्यूल को फॉलो करते हुए चले। तो चलिए आज करते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट नंबर 5th। सो स्टूडेंट, बिफोर दैट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो यू कैन ज्वाइन आवर हॉस्टल फैसिलिटी इन बागपत, दैट इज ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल, जहां हम 1 जनवरी से अपना कर्तव्य बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड मेक इट रिमेंबर दैट ओनली 25 सीट्स आर अवेलेबल देयर। स्टूडेंट 25 सीट्स हैं, बेस्ट हॉस्टल है फॉर द प्रिपरेशन के लिए। आइए, बिल्कुल अच्छे से सारी फैसिलिटीज को देखिए, बच्चों को ट्रायल दिलाइए, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। और पेमेंट में भी स्टूडेंट आपको कोई बल्क अमाउंट एक साथ नहीं पे करना है। एंड स्टूडेंट, अगर आप फिजिकल क्लासेस नहीं लेना चाहते, हॉस्टल में नहीं रुकना चाहते, घर पर ही रहकर सारी सुविधाएं चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर ऐप को। आप ऐप के थ्रू यहाँ पढ़ सकते हैं। हमारी ऐप पर आपको मिलेंगे कंप्लीट कोर्सेज प्लस लाइव क्लासेस आर देयर। आप यहाँ पर फुल ईयर के लिए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे अपने इंटरनेट के थ्रू आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी से लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इन वीडियोस के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कौन टीचर क्या पढ़ाता है और कैसे पढ़ाता है, तो आपको इसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियोस आपको हर तरह से हेल्प करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप हमारे लाइव क्लासेस से किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, नवोदय, क्योंकि हमारी ऐप पर आप हर यहाँ पर हर स्कूल के कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। करना सिर्फ आपको इतना है, एंड्रॉइड फोन पर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्री स्कूल। अदरवाइज आप गूगल क्रोम पर जाकर www.geometryschool.in को यहाँ पर URL को टाइप करिए और आप हमारी पूरी वेबसाइट देख सकते हैं, किस तरीके से हमने सारे कोर्सेज को बनाया हुआ है, कैसे उनके अंदर का कंटेंट है। फ्री वीडियोस के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि किसने कैसा पढ़ाया हुआ है। तो ये सब आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो हॉस्टल में आपको मिलेगी 8 to 5 PM तक क्लासेस, एवरीडे मिनी मॉक्स, एवरी थर्सडे एंड संडे महा मॉक, और आपके होते हैं लाइव टेस्ट, गेम्स आपको मिलेगा, हाइजेनिक फूड आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना होगा हॉस्टल में विजिट, एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके बच्चे को देना होगा। एंड रही बात पेमेंट की, तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी बल्क अमाउंट नहीं पे करना है। आप यहाँ मंथली फीस सबमिट कर सकते हैं, लाइक अ ट्यूशन फी, क्योंकि बच्चा अगर अपने आप को अडेप्ट कर पाता है एटमॉस्फेयर में, तो आपको भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि वो नहीं रुक पा रहा है और मैंने बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट दे दिया है। आप मंथली फीस सबमिट कर सकते हैं और एक साथ आप कितने भी एग्जाम की यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, दैट इज RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर 1। डिपोजिशन ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज। जब आप किसी भी डिजायर्ड मेटल को कॉट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो दिस टेक्निक इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेसिकली जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके किसी भी मेटल को यहां पर कॉट करना चाहते हैं ऑन टू द अदर मेटल, तो दिस फिनोमिना और दिस टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आपका होता है गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन में आप पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वी विल कोट जिंक ऑन टू द आयरन, हम यहाँ पर जिंक का एक पतला सा लेपन करते हैं, कॉटिंग करते हैं ऑन टू द आयरन टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटेड रस्ट, इसको रस्ट लगने से बचाने के लिए। और ये हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर गैल्वेनाइजेशन को लेके तो पूछा ही जाता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब आप यहाँ पर जिंक की कॉटिंग करते हैं ऑन टू आयरन। हम आयरन के ऊपर किसकी कॉटिंग करते हैं, कौन सा मेटल यूज करते हैं, हम जिंक को किसके ऊपर कोट करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो का फायदा आपको इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर मैं जो पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रही हूँ आपका वही करेक्ट नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप यहाँ पर इससे मिलते जुलते कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके वो भी करेक्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एवरी डे अपने 24 आवर्स में से सिर्फ 30 मिनट्स वीडियो को दीजिए और अपने सेक्शन को क्वालिफाई करें। इवन जनरल साइंस ही नहीं, आपको यहाँ पर रीजनिंग, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सभी के लिए वीडियोस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जब तक आपका आरएमएस, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, जेएनवीएसटी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप ज्योमेट्री स्कूल के साथ स्टे ट्यून रहें, प्रैक्टिस करते रहें। साथ स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना कमेंट जरूर प्रोवाइड करें। एक बार आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है कि आपको क्या अच्छा लगा, अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। एंड लास्ट में एवरी डे मुझे वीडियो के बाद ये जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते थे। इससे आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि मैं इतना कर पा रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही आपका पेपर होगा, तो आपको लगेगा नहीं पेपर में बैठ के कि आपने कुछ नया देखा है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द करंट पास फास्ट, इनमें से किस ऑप्शन में करंट सबसे पास होगा, मींस विच सॉल्यूशन इज हियर इज द करंट कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो वाटर अभी हमने इन्हें नहीं बताया है कि इट इज डिस्टिल्ड और योर टैप वाटर, तो हम इसको अभी नहीं जज कर पाएंगे। वाटर विद सॉल्ट मींस योर सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर विद शुगर या नन, इनमें से सबसे तेजी से करंट किस में पास होगा, तो इट इज द सॉल्यूशन विद NaCl मींस सोडियम क्लोराइड। एंड व्हाट इज योर सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज जस्ट योर कॉमन सॉल्ट दैट यू यूज इन द किचन। तो वाटर को जब आप यहाँ पर अगर आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं तो इसमें आपको तेजी से करंट लगेगा। जैसे आपने देखा भी होता है, अगर आप वेट होते हैं तो वेट होने की वजह से आपको जब भी आपको इलेक्ट्रिकल स्विच छू देते हैं तो आपको करंट लग जाता है। बिकॉज जो वाटर हम यहाँ बात कर रहे हैं, नॉर्मल वाटर हमने लिया और उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि सॉल्ट के आयन इजिली ब्रेक हो जाएंगे इनटू द सॉल्यूशन व्हेन यू विल गोइंग टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। सोडियम विल NaCl विल ब्रेक डाउन इनटू Na2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये आपके वाटर के साथ जब मूव करेगा, यहाँ करंट आप पास करेंगे तो आपके जो सोल्ट है वो पोलर नॉन पोलर एंड में ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बच्चों जो सबसे पहले पूछा है कुछ भी डिफरेंट, उसको आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, क्योंकि एक्साइटमेंट में आप देखते हैं ये भी होता है, ये भी होता है, बट आप ये भूल जाते हैं कि पूछा क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए, फ्रिक्शन मेक द थिंग्स टू स्लो डाउन, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर चीजों को स्लो कर देता है, एब्सोल्युटली। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन के प्रोसेस में हीट भी जनरेट होती है। आपने देखा है जब आप कार के ब्रेक लगाते हो तो वहां पे स्पार्क भी निकलता है, गर्म भी हो जाता है। इवन सबसे सिंपल, आप अपने हैंड को रब करिए, अपोजिट यहाँ फोर्स लग रहा है, आपके हैंड गर्म हो जाते हैं। फ्रिक्शन कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, यस, अगर ये कभी स्टॉप ही ना करता फ्रिक्शन तो आप कभी चलते चलते रुकते ही नहीं। आप बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते तो कभी लिखा जाता ही नहीं। आपकी जो कैरम बोर्ड पर आप जब स्टाइगर मूव करते हैं, अगर रफ सरफेस ना हो तो कभी वहां पर वो रुकता ही नहीं स्टाइगर। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल, फ्रिक्शन यूजफुल ही नहीं है, इन्होंने ये बोल दिया नहीं, इट इज वेरी यूजफुल। बेसिकली हम फ्रिक्शन को क्या भी कहते हैं, फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल, ये एक ऐसा इविल है जो बहुत जरूरी है, वरना चीजें कभी, जैसे आप बनाना के पील पर स्लिप होते चले जाते हैं, फिर आप हमेशा ऐसे ही स्लिप होते रहते। इसीलिए ये एक नेसेसरी इविल है जो जरूरी भी है और चीजों को खराब भी करता है। चलने की वजह से आपके जूते घिस जाते हैं, जो आपकी मशीन्स में बॉल बेयरिंग होती है, मशीन्स के पार्ट घिस जाते हैं। तो इसी तरह फ्रिक्शन नॉट यूजफुल नहीं, फ्रिक्शन इज ऑल्सो यूजफुल। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम रुक भी नहीं पाते चलते चलते, तो फ्रिक्शन इज यूजफुल ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी ये सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से होती है। स्टूडेंट, आपको फ्रिक्शन पता होगा, मैं अब तक अपनी हर वीडियो में क्वेश्चन जरूर रखा है फ्रिक्शन से। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोज द मोशन, बेसिकली ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोज द मोशन। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट हुआ डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ब्यूटीफुल पैटर्न ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। बेसिकली जब आप मिरर्स को यहाँ पर किसी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लगा देते हैं दो मिरर को, तो यहाँ बनती है मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस के फिनोमिना पर प्रिंसिपल पर यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, क्लेडियोस्कोप, पेरिस्कोप। तो माइक्रोस्कोप आप जानते हैं, इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द हेवनली बॉडीज। पेरिस्कोप ऑल्सो वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करता है यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम इसको यूज करते हैं लाइक इन योर एंडोस्कोप, लाइक यूज इन द, यहाँ पर हम सबमरीन में इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ मिरर को लगाते हैं इस तरीके से कि जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर सबमरीन से देख रहे हैं उसकी इमेज बनती है पहले यहाँ पर, और फिर आप लगा देते हैं एक मिरर यहाँ पर, जिसकी वजह से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो शो करता है। ये ऑब्जेक्ट जो इमेज यहाँ बनी है अब वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी और यहाँ उसकी इमेज बनेगी। तो आप सबमरीन में रहते रहते भी ऊपर की सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि वाटर के ऊपर कौन सामने से आ रहा है, जो हमारे बंकर फाइटर बंकर्स होते हैं उनमें हम अंदर बैठे बैठे दूसरी सीमाओं तक देख सकते हैं बेसिकली। पर जो ब्यूटीफुल पैटर्न जिसमें बनते हैं मल्टीपल इमेजेस के, वो होता है आपका क्लेडियोस्कोप, जिसमें आप एज अ प्रिज्म और एज अ पिरामिड टाइप यहाँ पर ग्लासेस लगाते हैं, मतलब कि मिरर लगाते हैं, और मिरर में जब आप यहाँ देखते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बनती है। तो क्लेडियोस्कोप इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फॉर्म द ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो ये आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली पेरिस्कोप यूज होता है एंडोस्कोप में, सबमरीन में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पेरिस्कोप की मदद से हम अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन देख सकते हैं, तो डॉक्टर इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। The sound from mosquito is produced when it vibrated wing at an average rate of 500 vibration per second। जो आपने मॉस्किटो की जो गूं वाली आवाज आती है हमारे कानों में, वो किसकी वजह से? ड्यू टू द फ्लैपनेस ऑफ हिज विंग्स, जब वो अपने विंग को वाइब्रेट करता है। और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन दे दिया, तो वाइब्रेशन पर सेकंड का क्या मतलब होता है? आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। और आप जानते हैं ऑसिलेशंस क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज द ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको गिवन हो गई 500। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर कराया है। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो यू नो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम पीरियड इज दैट 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है? यहाँ पर रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। इट इज द, तो हमें कितनी दी हुई है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने? 500। आप इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सब मैथ्स में आरएमएस का पेपर देने जा रहे हैं तो सबको यहाँ पर कैलकुलेट करना आता होगा। हमने यहाँ डेसिमल लेके 0, देन अगेन 0, देन अगेन 0, एंड वी गॉट इट 5 2 10। तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल आउट हो जाता है पूरा। तो आप बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है? 0.002 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा? इतना टाइम पीरियड होगा कितने वाइब्रेशन होने के लिए? 500। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली मेटल्स के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको करा चुकी हूं पहले भी। दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड, दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस शाइन, दैट इज लस्ट्रस, सोनरस, मैलिएबल, डक्टाइल। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बताई है। तो वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को आप वायर्स में बदल सकते हो, लाइक एल्यूमिनियम के वायर हम बनाते हैं, गोल्ड की चेन पहनते हैं हम, सिल्वर की एंकलेट पहनते हैं, इसी तरह से। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जिससे मेटल को वायर्स में बदला जा सकता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। बेसिकली दे आर डक्टाइल इन नेचर, की आप उनको क्या कर सकते हैं? उनके वायर बना सकते हैं। मैलिएबिलिटी मींस आप उन्हें बीट करके शीट्स में बदल सकते हैं, एंड सोनरस मींस कि अगर आप उन्हें हार्ड सब्सटेंस से बीट करते हो तो दे विल प्रोड्यूस साउंड। यहाँ पर परमेबिलिटी गलत है, क्योंकि परमेबल होता है किसी चीज को मूवमेंट कराना। ये आपका सेल चैप्टर का वर्ड है, जहां पर आपकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है? परमेबल, पार्शियली परमेबल, कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल, नॉट द मेटल। तो ए भी प्रॉपर्टी है मेटल की, बी भी है और डी भी है। बट जो हमसे पूछा है कि वायर्स में कन्वर्ट होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज डक्टिलिटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
द स्टैंडर्ड यू वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है अलग अलग तरीके से। बेसिकली इसके लिए आपको पता ही है कि हमारे चारों तरफ क्या है, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, और यही ब्लैंकेट ऑफ एयर हमारे ऊपर क्या डालता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी एक अपनी पर्टिकुलर यूनिट होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हम इसे बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बैरोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर mm में आ जाता है तो 76 इंटू 10 ऑफ Hg, तो व्हाट इज दैट, 760 mm ऑफ Hg। क्योंकि कोई सा भी आ सकता है तो आपको गड़बड़ नहीं करके आना है, सेंटीमीटर में आता है तो 76 सेंटीमीटर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जब आप इसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। आफ्टर द फुल मून डे, फुल मून डे को आप क्या भी कहते हो, पूर्णिमा, जब आपका पूरा चांद निकला आपको दिखाई देता है, जब पूरी सन की लाइट वो रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक पहुंचाता है, तो द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम द, मतलब कि फुल मून डे के बाद जो सनलाइट का पार्ट मून विजिबल होता है वो कैसा होता है, डिक्रीज इन साइज एवरी डे, इंक्रीज इन साइज एवरी डे, नो चेंज या मेंटेन नॉर्मल साइज। तो बच्चों जब आपको पता है कि आपका मंथ पूरा 15 डेज के दो पार्ट में ब्रेक होता है, दैट इज द कृष्ण पक्ष और द शुक्ल पक्ष। तो यहाँ शुक्ल पक्ष में आपका चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और आपका फिर पूर्णिमा आ जाता है, मतलब कि फुल मून डे। और फुल मून डे के बाद अब ये चांद क्या होता है, धीरे 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 कम होता चला जाता है, और एक दिन आ जाता है आपका अमावस्या, मतलब कि नो मून डे ऑन दैट डे, फिर वहां से बढ़ना शुरू हो जाता है वापस से। तो यहाँ पर अब जब फुल मून डे हो चुका है तो अब क्या होगा, अब इसका साइज डिक्रीज होने लगेगा, और एक दिन फिर नो मून डे आ जाएगा। तो मींस क्या हो रहा है, आफ्टर द फुल मून डे डिक्रीज इन साइज एवरी डे, धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगता है। तो यही हमारे मंथ का पूरा साइकिल होता है ड्यू टू द रोटेशन और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज कॉल्ड द थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है, मींस जिसको आपने एक बार रिमोल्ड कर दिया अब आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते, मतलब कि अब आप उसको क्या, क्योंकि थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक जो एक बार सेट हो चुकी है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक बेसिकली जिसको आप अगेन एंड अगेन तोड़ फोड़ के जला के वापस से बना सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप बिल्कुल कर पा रहे होंगे मुझसे पहले, तो मुझे बताइएगा जरूर कि 25 में से कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। बेकेलाइट, मेलेमाइन, पीवीसी, बोथ एंड बी, इनमें से कौन सी हमारी थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है। बेकेलाइट, मेलेमाइन आपको पता है हीट रेजिस्टेंस होती है, हीट टॉलरेबल होती है, आप इनको किचन के कंटेनर्स बनाने में यूज करते हैं, टाइल्स बनाने में यूज होती है, तो दोनों ही हमारी कैसी प्लास्टिक है, थर्मोस्टैटिक। एक बार हमने इनको मोल्ड कर दिया वापस से आप इसे चेंज नहीं कर सकते। पीवीसी आप यूज देखते हैं पाइप्स में यूज होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का सब्सटेंस होता है ये। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो आपकी थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने देखा जब आप वेरिंग डिस्टेंस से चीजें देखते हो तो आपकी जो आईज है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। तो ये किसका एक्शन होता है कि आपकी आईज को अपनी फोकल लेंथ को क्या करना होता है, इसको क्या करना होता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, जिससे कि आप इमेज को फोकस कर सके। आपने देखा होगा अगर आप अपनी आईज में टॉर्च लगाए तो हमारा जो यहाँ पर रेटिना है और आइरिस, और सॉरी रेटिना नहीं है, प्यूपिल और आइरिस है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं, किसी भी इमेज को देखने के लिए, प्यूपिल की वजह से, आइरिस की वजह से, रेटिना की वजह से, सीलियरी मसल्स। तो बेसिकली दीज आर द सीलियरी मसल्स जो लगातार रिलैक्सेशन शो करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, जिसकी वजह से आपके आईज का जो यहाँ पर आइरिस है वो क्या करता है, लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को इनटेक करने के लिए लगातार मूव करता रहता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर लेनी होगी। तो दिस इज सीलियरी मसल इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द एग्जाम दैट इज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो आप हमारा कोई भी कोर्स ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं, दैट इज चिनूक। और अगर आप अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस की नीड है तो आप हमारा तेजस पैक पर परचेज कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट अगर आप 9th क्लास के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसी तरह आरएमएस के लिए हमारा जैगवर कोर्स है और रुद्रा कोर्स है। रुद्रा हमारा मॉक टेस्ट सीरीज का कोर्स है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, और जैगवर हमारा कंप्लीट कोर्स है। अगर आप सैनिक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारा महावीर कोर्स ले सकते हैं, दैट इज कंप्लीट कोर्स, और वीर पैक में आपको बेनिफिट होगा इस टाइम, जैसे आपका जनवरी में एग्जाम है तो ये कोर्स आपको इस टाइम बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि इसमें सारी मॉक टेस्ट सीरीज है। अगर आप 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक तो आप हमारा शौर्य कोर्स ले सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए, और अगर आप कंप्लीट कोर्स पैकेज लेना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर तो आप अशोका कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको सीधा मिलेगा, आपको हमारी ऐप पर जाकर रजिस्टर्ड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, एक ईमेल आईडी डालिए और आप किसी भी
भी कोर्स को जाकर वहां पर परचेज कर सकते हैं। आपको होम पर ही सारे कोर्स इजीली दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बेसिकली हमारी सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, प्लास्टिक, सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और इन्हीं को हम सेल की ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब कि आत्महत्या की थैली, जो क्या कर लेती है, जिसकी वजह से वो सेल को आत्महत्या करा देती है। तो इसको हम सुसाइडल बैग और आत्महत्या की थैली बोलते हैं। वाई? बिकॉज अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर सकती है, बिकॉज इट कंटेनिंग सब डाइजेस्टिव एंजाइम। तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है कि अगर वो बस्ट हो जाए तो वो सेल को ही सुसाइड करा देती है, उसको ही एनगल्फ कर जाती है। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम। तो बेसिकली इट इज लाइसोसोम दैट कंटेनिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम, जो सेल के पार्ट को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं अगर ये ऑर्गेनेली बस्ट हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी इंपॉर्टेंट नेम है, इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पर हमारी सेल के लिए ग्लूकोज से एटीपी बनता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम्स हमारी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट होती है, यहां पर हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। प्लास्टिड की बात करें तो प्लांट्स में होता है, इट इज अ कलर कंटेनिंग पिगमेंट, हमारे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर हुआ लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड्स ऑफ विच एलिमेंट इज और आर प्रेजेंट इन एसिड रेन। बेसिकली जो हमारी एसिड रेन होती है आपको पता है, जिसके अंदर होते हैं यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनमें से हमारे एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो बेसिकली जो आपकी एसिड रेन होती है, इट कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज अ नॉन मेटल सल्फर डाइऑक्साइड। जब आपकी बेसिकली रेन होती है तो ये आपके इनके साथ मिलके वाटर क्या बनाता है, यहाँ पर HNO3 के कॉम्प्लेक्स प्लस H2SO4 एसिड फॉर्म करता है, और यही एसिड आपकी फर्स्ट रेन में आपको मिलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं यहाँ एसिड रेन में, वो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो A, B एंड C इज द करेक्ट आंसर। Solution of which of the following oxide in water will change the color of blue litmus to red। बेसिकली अगर आपके पास सॉल्यूशन है किसका, किसी भी मेटल या नॉन मेटल का, और उसके ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पर आपका मेटल है उसका आपने ऑक्साइड बना दिया है रिएक्ट करा के, तो वो कौन सा है जो आपके ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देंगे रेड में। सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में आपके एसिड। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपके एसिडिक होते हैं वो आपके ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड कलर में। और एसिड आपके कब बनते हैं, जब आपका नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो जो ऑक्साइड यहां पर फॉर्म होते हैं देयर नेचर इज एसिड। और जब आपके मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो दे ऑलवेज फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज बेसिक, और जो आपका क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर आपका मैग्नीशियम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। तो ये तीनों तो कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, बेसिक। तो एसिड कौन बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिड। और यही जब आपका रिएक्ट करता है सॉल्यूशन में तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हो और एग्जैक्ट कॉपी आपको लेना है तो द टर्म फॉर द मेथड दैट कैन गिव यू द एग्जैक्ट कॉपी दैट इज क्लोनिंग, मेटिंग, बडिंग और हैचिंग। तो दिस इज क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग टेक्निक से आप यहां पर, क्योंकि आपने क्या किया है, जस्ट जीन की कॉपिंग की है, तो दैट्स वाई कॉपी जहां होती है, लाइक आप फोटोस्टेट करते हैं, फोटोस्टेट में बेसिकली एग्जैक्ट क्लोन निकल के आता है। तो क्लोनिंग बेसिकली क्या होती है, द एग्जैक्ट कॉपी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, बीइंग अ मेटल एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एक मेटल है टंगस्टन जिसका सिंबल है W, और आपको पता है ये कहां यूज होता है। तो बेसिकली इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट इज सोनरस, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इट पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस अगर आप इसे किसी हार्ड चीज से हिट करते हो तो ये ब्रेक नहीं होता, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इट पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट हैज अ हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हाई होती है। बेसिकली सोनरस नहीं होता, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होती है, अगर आप बीट करेंगे तो फ्रैक्चर्ड हो जाएगा, डक्टाइल नहीं होता है प्रॉपर्ली। इट ब्रिटल होता है बहुत ज्यादा। इट पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, एब्सोल्युटली, इसलिए इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। आपने देखा होगा जो हम यहाँ वायर यूज करते हैं दैट इज योर टंगस्टन, इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, बेसिकली इनमें से हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर किसका है, मींस इट इज द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड टू कंबशन। किसी भी सब्सटेंस को कंबस्टिबल होने के लिए उसका मिनिमम टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है जिसपे वो इग्नाइट हो सके। तो इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है, केरोसिन, कोल, पेट्रोल, एल्कोहल। तो बेसिकली करेक्ट आंसर इज कोल। कोल का यहां पर सबसे ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर है, जो क्या सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, इजीली यहां पर हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है टू कैच द फायर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम इन विच मेल्स आर XY एंड फीमेल्स आर XX, बेसिकली कहाँ होते हैं, जहां पर गैमीट्स में फीमेल XX होती हैं और जो स्पर्म्स होते हैं वो XY होते हैं। बेसिकली ये किन में पाए जाते हैं, ऑल द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स या मैमल। तो दिस इज करेक्ट इन द केस ऑफ मैमल्स, ऑल द मैमल्स आर बेसिकली XX एंड XY। डी इज द करेक्ट आंसर। ब्यूरिड सनशाइन इज रेफर टू, किसको यहां पर ब्यूरिड सनशाइन कहा जाता है, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, पेट्रोलियम, मर्क्यूरी। बेसिकली पेट्रोल को तो हम यहां पर क्या कहते हैं, बेसिकली इट इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड। पर ब्यूरिड सनशाइन जो नीचे से आपकी लाइव वेजिटेशन है, जब वो लंबे समय तक नीचे दब जाती हैं एंड दे टोटली कन्वर्टेड इनटू द कार्बन, तो इट इज योर कोल। कोल को हम रेफर्ड करते हैं ब्यूरिड सनशाइन, दबा हुआ सनशाइन हम इसको कहते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से कोल जनरेट होता है फ्रॉम द प्लांट्स, जिसको हम ब्यूरिड सनशाइन कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। Adam's apple is prominent in boys of any age, adolescent girl, girl of any age, adolescent boy. Basically Adam's apple क्या होता है, it is the protruding part और the voice box। जब boys का voice box जो larynx होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, protrude हो जाता है। तो ये किसमें बहुत ज्यादा होता है, it is in adolescent boy। जब boys puberty की एज पर आते हैं तो उनका जो voice box है larynx, आपने देखा होगा साउंड भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है आफ्टर द 12 years of age। तो adolescent boys जो होते हैं उनका Adam's apple हम किसको कहते हैं, जो उनका वॉइस बॉक्स क्या हो गया, प्रोट्रूड होके बाहर आ गया है थोड़ा सा, आप उसको नेक में देख भी सकते हैं। तो एडोलसेंट बॉयज में ये देखने को मिलता है। डी इज द करेक्ट आंसर। इन द रेटिना ऑफ द आई, द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल, हमारी रेटिना आपको पता है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द, इट इज अ स्पैरिकल सेमी स्पैरिकल स्ट्रक्चर। यहां पर होता है रेटिना, जहां पर बनती है आपकी इमेज जब आपके लेंस में यहां पर लाइट पास होती है। तो बेसिकली रेटिना का वो पोर्शन जहां पर कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती है, व्हाट वी कॉल्ड इट रेटिना, कॉर्निया, ब्लाइंड स्पॉट, प्यूपिल। रेटिना तो आपका हो गया ये वाला पोर्शन जहां आपकी नर्व सेल होती है, कॉर्निया आपका द व्हाइट पार्ट फ्रंट ऑफ द आई, प्यूपिल की बात करें तो इट इज इनसाइड द आइरिस, छोटा सा बोल आपने देखा है। बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट जहां पर कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती, जहां कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो जहां कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती उसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट, बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर क्या डिवाइस होते हैं, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, फ्रॉम हैवी रेन, फ्रॉम हैवी विंड। तो बिल्डिंग फ्रॉम हैवी इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, जब भी लाइटनिंग होता है तो आपकी बिल्डिंग में करंट जब जनरेट होता है तो ये सीधा उसको अर्थिंग प्रोवाइड कर देता है, बिल्डिंग के अर्थ में वो चीजें चली जाती है जिसकी वजह से बिल्डिंग में करंट नहीं फैलता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर हम यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। The impression of an image does not vanish immediately from the retina, it persists for। हमारी आई में जब भी कोई इमेज बनती है तो वो एकदम से गायब नहीं होती है, कितने समय के लिए वो हमारी आई में रहती है, 1/60th ऑफ द सेकंड, 1/6th ऑफ द सेकंड, 1/12th ऑफ द सेकंड, 1/16th ऑफ द सेकंड। तो यहाँ पर 1/16th सेकंड के लिए वो हमारी आई में परसिस्ट करती है, रसिस्ट रहती है, जिससे इमेज जब भी आप कोई नेक्स्ट इमेज जब तक नहीं देखेंगे तब तक 1/16th ऑफ सेकंड तक उसका इमेज बना रहता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका आई का नियर पॉइंट मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इज योर इंफिनिटी, और यहां पर आपको इनको मिक्स नहीं कर देना है डिजिट्स को, और जो यहां पर रेटिना पर जब तक इंप्रेशन वैनिश नहीं होता है वो होता है टाइम 1/16th ऑफ अ सेकंड। डी इज द करेक्ट आंसर। रैपिड कंबशन इज अ व्हेन गैस बर्न इट प्रोड्यूसेस, पर्टिकुलर गैस के लिए होता है। व्हेन मटेरियल सडनली बस्ट इनटू फ्लेम, व्हेन देयर इज नो इवोल्यूशन हीट। तो बेसिकली रैपिड कंबशन होता है जब आपका कोई भी मटेरियल बस्ट हो जाता है इनटू द फ्लेम विदाउट एनी ऑफ द रीजन, जैसे आपके वोल्केनोज होते हैं अचानक से इरोड आउट हो जाते हैं। तो रैपिड कंबशन हम उसको बोलते हैं जब कोई भी मटेरियल यहां पर सीधा फ्लेम में बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द लाइट फ्रॉम सन टेक 500 सेकेंड टू रीच द अर्थ। बेसिकली जो हमारी लाइट है सन से वो 500 सेकेंड अर्थ तक लेती है आने के लिए। तो इट इज द क्या हो गया, इट इज द
टाइम, assuming that the speed, और assume करें the speed of the light is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, किलोमीटर में हम इस तरह से लिखते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस को आप कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर आपको स्पीड दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, वरना आप इसको डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं 3000 इंटू 500। तो यहाँ पर 5 3 15 एंड जितनी जीरो है आप उसको लगा देंगे, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 150 मिलियन किलोमीटर। और यही हमारा अर्थ का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। और डिस्टेंस में ही हम यहाँ पर लाइट ईयर में ही, आपको पता है किसी भी हेवनली बॉडी के लाइट ईयर से ही हम उसका डिस्टेंस नापते हैं, और आप जानते हैं दिस इज द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द कैलेस्टियल बॉडी, लाइट ईयर। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाता है, यहाँ पर 3 और 2 5 और 2 यहाँ पर, तो हमारा 150 मिलियन किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस निकल के आ जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द स्पीशीज विच इज एट वर्ज एट द एक्सटिंक्शन, कोई भी स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन की वर्ज पर आ चुकी है हम उन्हें क्या कहते हैं, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, नन ऑफ दीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबका करेक्ट होगा। दे आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज, मीन्स दैट आर इन द थ्रेटेंड टू बी एक्सटिंक्ट, जो अभी खत्म होने वाली है। और जो पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज मिलती हैं, दे आर नोन एज द एंडेमिक स्पीशीज। एक्सटिंक्ट जो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दे आर नोन एज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, बट दे आर थ्रेटेंड टू बिकम एक्सटिंक्शन, जो भी यहाँ थ्रेटेंड पर है टू बिकम एक्सटिंक्शन, दे आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 25 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको अच्छे से आते होंगे क्वेश्चन, नहीं आते तो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। फीडबैक जरूर दे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।